रघुवंशी पैलेस में सभी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी सोम का फोन बजा, जिससे बात करने के बाद सोम परेशान हो गया। सोम को परेशान देख अमन उसके पास आया, लेकिन इससे पहले अमन उससे कुछ पूछ पाता, सोम वहां से अकेले ही जाने लगा। जिसे जाते देख अमन और आदि के सब हैरान थे। अमन सोम को जाते हुए देख रहा था। अमन खुद से बोला, इसे क्या हो गया जो बिना कुछ बताए ही चला गया। तभी पीछे से आदि बोला, मुझे लगता है हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। जिस पर अमन अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर दोनों सोम के पीछे जाने लगे। वहीं वाणी, साक्षी और रूही तीनों हैरान थी। तभी साक्षी बोली, इन सबको क्या हुआ जो बिना डिनर किए ही चले गए। रूही ने कहा, पता नहीं, होगा कोई जरूरी काम। वाणी शांति से उनकी बातें सुन रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कुछ। वहीं दूसरी तरफ अमन और आदि के पहुंचने से पहले ही सोम वहां से गाड़ी लेकर निकल चुका था। जिसे देख आदि बोला, जरूर कोई जरूरी मैटर है, वरना वो ऐसे नहीं जाता। आदि अभी बोल ही रहा था कि तब तक अमन अपनी कार लेकर वहां आ गया। अमन कार के अंदर से आदि को आवाज लगाते हुए कहता है, ब्रो, इससे पहले वो निकल जाए जल्दी से गाड़ी में बैठो। जिस पर आदि भी कार का दरवाजा खोलकर कार में बैठ गया। उसके बाद दोनों सोम की कार के पीछे चले गए। कुछ देर बाद एक छोटी सी गली में आकर एक कार आकर रुकी, जिससे सोम बाहर निकला। सोम बिना देरी किए सीधा मीरा के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। जब सोम वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसके घर के पास भीड़ लगाकर खड़े थे। वहां पुलिस भी आ चुकी थी, जिनसे सोम का वही आदमी बात कर रहा था जिसे सोम ने मीरा की प्रोटेक्शन के लिए छोड़ा था। सोम को देखते ही वो आदमी भागकर सोम के पास आया, जिसे देखते ही सोम गुस्से में बोला, मीरा कहाँ है। जिस पर उस आदमी ने डरते हुए कहा, सर वो एक्चुअली मीरा मैम किडनैप हो गई है। उस आदमी का डर से बुरा हाल हो रहा था। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सोम गुस्से में उस आदमी को देख रहा था। तभी उनके पीछे से आवाज, सोम तुम यहाँ और रवि यहाँ सबकी हो रहा है। उस आदमी का नाम रवि था, जो सोम के लिए काम करता था। आवाज को सुनकर दोनों एक साथ पीछे पलटकर देखते हैं जहां पर अमन और आदि खड़े थे। जिन्हें देख रवि उन्हें ग्रीट करता है। वहीं आदि और अमन वहां से माहौल को देखकर हैरान और कंफ्यूज थे। तभी आदि आसपास खड़े लोगों की तरफ देखते हुए रवि से बोला, यहाँ सब क्या चल रहा है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आदि की बात पर रवि डरते हुए बोला, सर वो कोई मैम को किडनैप करके ले गया है। रवि की बात सुनते ही दोनों हैरान हो गए। इससे पहले वो कुछ पूछ पाते तभी पुलिस ऑफिसर उनके पास आकर बोले, हेलो सर, किसी ने मुझे यहाँ से कॉल किया था। जिस पर आदि बोला, कुछ पता चला। पुलिस ऑफिसर बोले, नहीं, लेकिन हम जल्दी से उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिस पर सोम अपना सर हाँ में हिलाता है। पुलिस के जाने के बाद अमन सोम के ऊपर झल्लाते हुए बोला, आखिर ये चल क्या रहा है, बताओगे मुझे। तभी सोम बोला, मीरा हैज बिन किडनैप्ड। सोम की बात सुनते ही अमन शॉक होकर बोला, व्हाट। तभी आदि बोला, ये सब कैसे हुआ और किसने किया। जिस पर सोम बोला, आई डोंट नो, मीरा कुछ दिनों से परेशान दिख रही थी। जिस पर अमन सोम के ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, तो फिर तुमने उसे जानने की कोशिश क्यों नहीं की। देखो अब वो बेचारी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अमन की बात पर सोम भी चिल्लाते हुए कहता है, कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो कुछ बताती तब ना। सोम को परेशान देख आदि उसके कंधे पर हाथ रख उसे शांत रहने को कहता है। तभी अमन बोला, अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे। जिस पर रवि बोला, मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है। तभी अमन आदि से बोला, क्या इस बारे में हमें भाई को बताना चाहिए।
जिस पर आदि कुछ नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के बीचों बीच एक बंगला था जिसे सुंदर लाइट्स और फूलों से सजाया गया था, जिसे देखकर लग रहा था जैसे आज वहां किसी की शादी हो। वहीं कई सारे आदमी हथियार लिए उस बंगले की पहरेदारी कर रहे थे। वहीं अंदर हॉल में एक सुंदर सा मंडप सजा हुआ था, जिसके पास एक पंडित जी बैठकर शादी की तैयारियां कर रहे थे। उसी बंगले के कमरे में जहां पूरी तरह से अंधेरा छाया था, वहीं एक लड़की बिस्तर पर बेहोशी की हालत में लेटी थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां से कुछ लोग कमरे में अंदर आते हैं, जिनके कदमों की आहट सुनते ही बेड पर सो रही लड़की की नींद खुल गई। लड़की डरी सहमी खुद को बिस्तर के एक कोने पर समेटे बैठी थी, जिसकी सिसकने की आवाज आ रही थी। तभी कमरे की लाइट्स ऑन हुई, जिसकी रोशनी लड़की की आंखें बंद हो गई। लड़की को डरते देख वो आदमी अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए बोला, क्या मीरा जी, आज तो हमारी शादी है न, और फिर उसके बाद हमारी सुहागरात, और आप है कि अपनी ही शादी के दिन रो रही है। इतना कहकर वो आदमी घिनौनी हंसी हंसते हुए मीरा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। ये लड़की कोई और नहीं मीरा थी, जिसे वो किडनैप करके लाए थे। आवाज को सुनते ही मीरा डर गई। वो धीमे से अपना सर ऊपर उठाकर अपने सामने खड़े आदमी को देखती है, जिसकी उम्र 40 साल होगी। वो दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वहीं ठीक उस आदमी के पीछे कुछ लड़कियां अपने हाथ में कुछ बैग्स लेकर खड़ी थी, जिसे देख मीरा डरी आवाज में बोली, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने तो आपका कुछ बिगड़ा भी नहीं है। कहते हुए मीरा ने हाथ जोड़ लिया और आगे बोली, प्लीज हमें जाने दीजिए। मीरा की बात सुनते ही वो आदमी मीरा के पास आकर उसके जबड़े को कसके पकड़ते हुए गुस्से में बोला, मैं अभी प्यार से बोल रहा हूँ, सीधे शादी के लिए तैयार हो जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। इतना कहकर उस आदमी ने मीरा को झटके से छोड़ दिया। वहीं मीरा रोने लगी। मीरा की ऐसी हालत देख वहां खड़ी लड़कियों को भी बुरा लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी मीरा की कोई मदद नहीं कर सकती थी। तभी उस आदमी ने अपने पीछे खड़ी लड़कियों को ऑर्डर देते हुए कहा, आधे घंटे में इसे तैयार करके नीचे लाओ, नहीं तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। आदमी के कमरे से बाहर जाते ही मीरा अपने घुटनों पर अपना सर रखकर रोने लगी। मीरा रोते हुए खुद से बोली, काश 1 साल पहले हम उस फंक्शन में गए ही नहीं होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कहते हुए मीरा पुरानी बातें याद करने लगी। 1 साल पहले ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आज कॉलेज में एनुअल फंक्शन था, जिस वजह से पूरे कॉलेज में चहल पहल थी। सभी लोग फंक्शन की तैयारियों में जुटे हुए थे। वहीं मीरा और रूही भी उसे लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मीरा उसमें डांस करने वाली थी। मीरा अभी तैयार हो ही रही थी कि तभी रूही मीरा के पास आकर उसे गले लगाते हुए बोली, हाय मेरी जान, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। रूही मीरा से अलग होते हुए आगे बोली, आज किसी का दिल लूटने का इरादा है क्या? उठ बोलकर रूही मीरा को गुदगुदी करने लगी, जिस पर मीरा हंसते हुए रूही को रोकने लगी। मीरा बोली, रूही बस हमें गुदगुदी लग रही है। जिस पर रूही रुकते हुए बोली, चल छोड़ दिया तुझे, तू भी क्या याद रखेगी। ऐसे ही दोनों बातें करने लगी। तभी स्टेज से मीरा का नाम अनाउंस हुआ, जिसे सुन मीरा रूही के गले लगी और स्टेज की तरफ जाने लगी। तभी रूही पीछे से मीरा को बेस्ट विशेस का इशारा करती है। कुछ ही देर में मीरा स्टेज पर थी। मीरा ने घर अनारकली सूट पहना था, जिसमें वो परी सी सुंदर लग रही थी। मीरा के स्टेज पर पहुंचते ही स्पॉटलाइट सीधा मीरा पर जाकर रुक गई। अब वहां हर किसी की नज़र मीरा पर थी।
सब मीरा की खूबसूरती को देख मानो मंत्रमुग्ध हो गए हो। वहीं उसी भीड़ में एक आदमी और था जिसकी नज़र इस वक्त मीरा पर थी। तभी मीरा का डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। मीरा ने मॉडर्न डांस और कथक नृत्य मिलाकर बहुत ही सुंदर डांस किया था, जिसे देखने के बाद मानो चारों तरफ सन्नाटा छा गया हो। डांस खत्म होने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं किया। मीरा खड़ी थी, उसके दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी अचानक से पूरे ऑडिटोरियम में तालियों और सीटियों की आवाज गूंज उठी, जिसे सुन मीरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। मीरा इन सब से बहुत खुश थी। वो डांस के बाद वहां से चली गई। सारे परफॉर्मेंस होने के बाद अब विनर को ट्रॉफी देने के बारी थी। इम्त भी होस्ट स्टेज में आए और मीरा को स्टेज पर बुलाया। मीरा डांस में फर्स्ट आई थी। ये देख वहां सब लोग बहुत खुश थी। मीरा खुशी खुशी स्टेज में आई। तभी होस्ट वहां आए चीफ गेस्ट को मीरा को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं, जिसे सुन चारों तरफ तालियों की आवाज गूंजने लगी। तभी एक 40 साल का आदमी स्टेज पर आया, जिसे देख वहां बैठे लोगों में बातें होने लगी। एक आदमी बोला, ये तो विपिन चौधरी है ना, हमारे कॉलेज के ऑनर है ना। जिस पर दूसरा आदमी बोला, हाँ, और इनका बिजनेस में बहुत नाम है। वहीं स्टेज पर मीरा अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ली अपने सामने खड़े शख्स से ट्रॉफी लेती है। लेकिन तभी वो मीरा का अजीब ढंग से हाथ पकड़ लेता है, जिसके ऐसा करते ही मीरा के मानो होश उड़ गए हो। तभी वो धीमी आवाज में मीरा से कहता है, तुम बहुत सुंदर हो। जिसे सुन मीर उसे घूरने लगी। मीरा जबरदस्ती उससे अपना हाथ छुड़ाती है और बिना कुछ बोले ही स्टेज से नीचे रूही के पास चली जाती है। लेकिन अभी वो आदमी मीरा को बुरी नज़र से देखकर मुस्कुरा रहा था। बस तभी से मीरा की जिंदगी में वो नाग बनकर बैठ गया। प्रेजेंट टाइम। मीरा अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक लड़की की आवाज़ से मीरा अपने होश में आई। लड़की मीरा से बोली, तुम तैयार हो जाओ, वरना वो जल्लाद हमें मार देगा। जिस पर मीरा उन लड़कियों से बोली, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जिसे रोते देख उन लड़कियों को भी मीरा के ऊपर दया आ रही थी। लेकिन तभी एक लड़की मीरा से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, देखो प्लीज़ तुम तैयार हो जाओ, नहीं तो वो हमें सजा देंगे। उन लड़कियों को डरा हुआ देख मीरा कुछ नहीं बोली। उसे अब सोम के साथ बिताए पल याद आ रहे थे, जिसे याद करते हुए मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मीरा अपनी आंखों में आंसू लिए अपने मन बोली, सा आप कहाँ है? कहते हुए मीरा इमोशनल हो गई। आधे घंटे बाद मीरा दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार थी। लाल रंग के जोड़े में मीरा बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी उदासी और दुख था। तो आगे की कहानी में क्या होगा? क्या सोम मीरा को ढूंढकर उसे बचा पाएगा, या फिर मीरा की शादी हो जाएगी? और क्या होगा जब बाकी सबको इस बारे पता चलेगा? मीरा दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार थी। लाल रंग के जोड़े में मीरा बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी उदासी और दुख था। मीरा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मीरा रोते हुए खुद से बोली, आखिर हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तभी कमरे का दरवाजा खुला, जिसके खुलते ही एक आदमी अंदर आकर बोला, लड़की को नीचे लेकर आओ। जिसे सुन वहां खड़ी लड़कियां अपना सर हाँ में हिलाती है। तभी एक लड़की मीरा के पास जाकर, मैम चलिए। जिसे सुन मीरा अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, हमें ये शादी नहीं करनी, प्लीज़ आप हमें यहाँ से जाने दे। मीरा की बात पर एक लड़की बोली, प्लीज़ आप नीचे चलिए। कहते हुए वो जबरदस्ती मीरा को खाद करके अपने साथ ले जाने लगी।
वहीं मीरा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चाहकर भी अपने आप को नहीं छुड़ा पाई और आखिर में मीरा सोम को याद कर अपनी आंखें बंद करते हुए अपने मन में कहती है, प्लीज सिट, हमें बचा लीजिए। अब कुछ ही देर में मीरा हॉल में आ चुकी थी, जहां अपने सामने मंडप को सजे देख मीरा के कदम एक जगह पर ठहर गए। मीरा देखती है सामने एक सुंदर सा मंडप सजा था, जहां पंडित बैठा मंत्र पढ़ रहा था। वहीं उसके सामने शेरवानी पहने और अपने सर पर सहरा लगाए दूल्हा बैठा था, जिससे उसका पूरा चेहरा छुपा था। वहीं आसपास कई सारे आदमी अपने हाथ में हथियार लिए खड़े थे, जिन्हें मीरा डर गई। जैसे ही दूल्हे ने मीरा को देखा, वो उसकी खूबसूरती में मानो खो ही गया। लाल लहंगे में मीरा अप्सरा के जैसे लग रही थी, जिसे आसपास खड़े लोग भी देख हैरान थे। दूल्हे की नज़र अब भी मीरा के लाल होठों पर ठहरी हुई थी, जो डर से हल्के हल्के कांप रहे थे। तभी पंडित जी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। पंडित जी बोले, दुल्हन को मंडप में लेकर आओ। जिसे सुन कुछ लड़कियां मीरा की मंडप की तरफ जबरदस्ती ले जाने लगी। तभी वहां ढोल नगाड़े बजन की आवाज आने लगी, जिसे सुन सबकी नज़र उन पर ठहर गई। वहीं कुछ लोग ढोल बजाते हुए अंदर आए और मंडप से थोड़ी दूर खड़े होकर ढोल बजाने लगे। जैसे ही उन्होंने ढोल बजाना बंद किया, तभी एक आदमी उनके पास आया और उनमें से एक आदमी को गन दिखाकर डराते हुए उससे बोला, तुम लोगों को यहाँ किसने बुलाया है? जिसे सुनते ही दूसरा बैंड वाला आमने आया और डरी आवाज में बोला, अरे अरे साहब, हम तो शादी में ढोल बजाने आए थे और हमें भाई साहब ने बुलाया था। इतना कहकर उस आदमी ने मंडप पर बैठे दूल्हे की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। जिसे सुन वो जैसे ही दूल्हे की तरफ देखता है कि तभी दूल्हा अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसे देख अब दूसरा आदमी अपने सामने खड़े आदमी का हाथ पकड़ उसे गन नीचे करने का कहता है। जिसके बाद वही दूसरी आदमी भागकर मीरा के पास गया और मीरा की खूबसूरती की तारीफ करते हुए बोला, हाय राम, दुल्हन तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा, पता नहीं ये इस पत्थर दिल को कैसे मिल गई। जिसे सुनते ही वहां खड़े सभी आदमी एक साथ चिल्लाते हुए अपनी गन को उस बैंड वाले की तरफ तानकर खड़े हो गए। जिसे देख वो अपने दांत दिखाकर हंसते हुए बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम सब तो सीरियस हो लिए। इतना बोल वो आदमी मीरा को पकड़ उसे मंडप पर लेकर चल गया और उसे दूल्हे के बगल में बैठा दिया। लेकिन अभी भी अब की बंदूक की नोक उसके तरफ थी। जिसे देख दूल्हा अपना हाथ उठाकर सबको अपनी गन नीचे करने का इशारा करता है। मीरा अभी भी होश में नहीं थी, उसे पता नहीं, लेकिन सोम ही इस समय उसके जहन में खोया था। उसके बाद बैंड वाला नीचे आकर अपना ढोल लेकर खड़ा हो गया और वही पंडित जी भी शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी आवाज से मीरा के आंसू बह रहे थे। लेकिन वहां खड़े किसी भी आदमी को मीरा के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो सभी खुश थे कि आज उनके बॉस की शादी हो रही थी। वहीं जो लड़कियां मीरा को सजाने आई थी उन्हें वहां से भेज दिया था। मीरा अपने मन में हम कभी भी इस शादी को नहीं मानेंगे। मीरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खतरनाक करने का सोच रही थी। तभी पंडित जी की आवाज आई, दोनों वर और वधू एक दूसरे को माला पहनाएं। जिसे सुन दूल्हा जल्दी से खड़ा हो गया, लेकिन मीरा अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। तभी दूल्हा मीरा का हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है और खुद ही मीरा का हाथ पकड़ उससे अपने गले में जयमाला पहनवाता है। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद पंडित जी बोले, दुल्हन के परिवार वाले आकर इनकी गांठ जोड़े। जिसे सब वहां खड़े आदमी सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक आदमी बोला, लड़की के परिवार वालों से यहाँ कोई नहीं है। जिस पर पंडित जी कुछ सोचते हुए बोले, तो आप में से कोई एक आगे आकर इस रस्म को कर दो।
जिस पर कोई भी आगे नहीं आ रहा था। तभी वही ढोल वाला सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं जोड़ूंगा इनकी गांठ। जिसे सुन वहां सभी गुंडे उसे घूरने लगे। तभी वो अपनी सफाई देते हुए बोला, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये कोई क्राइम थोड़ी ना है, और वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है। कहते हुए वो उदास हो गया। जिसे देख एक आदमी बोला, हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से जा। उसके बाद उसने उन दोनों की गांठ जोड़ी और मीरा का कन्यादान भी किया। जिसे देख मीरा की आंखों में जो आंसू रुके थे वो दोबारा से बहने लगे। वहीं दूल्हे ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। तभी पंडित जी बोले, अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। जिसे सुन दूल्हा खड़ा हुआ, लेकिन मीरा अभी भी चुपचाप बैठी थी। उसे अपनी ही किस्मत पर हंसी आ रही थी। वहीं मीरा को खड़े ना होते देख एक आदमी बोला, यार ये लड़की कितना नाटक करती है। एक तो बॉस इससे शादी करके इसका भला कर रहे हैं और वो ये है कि। तभी उसका दूसरा साथी बोला, इस लड़की का तो नहीं पता, लेकिन इसके साथ बॉस की हर रात जरूर रंगीन होने वाली है। इतना बोल वो घटिया हंसी हंसने लगा। तभी एक आदमी उन्हें डांटकर शांत करा देता है, क्योंकि वो भी जानता था कि उनका बॉस कितना बड़ा कमीना था। वहीं दूर खड़े दो लोगों की उनकी ऐसी घटिया बातें सुन मुट्ठियां कस गई थी, लेकिन वो शांत रहे। तभी पंडित जी दोबारा से बोले, कृपया फेरे के लिए खड़े हो। लेकिन फिर भी मीरा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जिसे देख दूल्हा अब नीचे झुका और मीरा को अपनी बाहों में उठा लिया। जिसे देख मीरा के साथ साथ वहां सभी हैरान थे। लेकिन तभी पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और फेरे चालू हो गए। अब मीरा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वहीं उनके फेरे हो रहे थे। अभी 4 फेरे ही हुए थे कि तभी पीछे से किसी आदमी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, रोको इस शादी को, ये शादी नहीं हो सकती। आवाज को सुनते ही सभी लोग पीछे की तरफ देखने लगे, जहां देखते ही सब लोग हैरान थे, क्योंकि वहां विपिन बाथरोब पहने खड़ा था जिसके सर में चोट लगी थी। वहीं विपिन को देखते ही एक आदमी भागकर उसके पास गया और हैरान होते हुए बोला, बॉस अगर आप यहाँ हैं तो फिर वो दूल्हा कौन है? उस आदमी की बात सुनते ही सब एक साथ मंडप की तरफ देखने लगे, जहां पर दूल्हे के पकड़े पहने आदमी मंडप पर था, वहीं मीरा उसकी बाहों में थी। जिसे देख विपिन गुस्से में चिल्लाकर बोला, साले कौन है तू, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेहोश करके मेरी जगह लेने की? विपिन को अपने सामने देख मीरा हैरान थी। मीरा कभी अपने सामने खड़े विपिन को देखती तो कभी अपने सामने खड़े दूल्हे को, जिसकी बाहों में मीरा अभी भी थी। मीरा का सर चकराने लगा था, जिसकी वजह से वो अपना सर उसी दूल्हे बने आदमी के कंधे पर रख देती है, क्योंकि मीरा ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। वहीं मीरा को किसी और आदमी की बाहों में देख विपिन गुस्से से चिल्लाया, पकड़ लो साले को। विपिन के इतना कहते ही उसके सारे आदमी एक साथ मंडप की तरफ भागते हैं, लेकिन दूल्हा अभी भी रिलैक्स खड़ा था। इससे पहले विपिन के गुंडे मंडप तक पहुंच पाते, उनके सामने बैंड वाले आकर खड़े हो गए, जिनके हाथ में गन थी। जिसे देखते ही सब अपनी जगह पर रुक गए। तभी वही आदमी जिसने मीरा का कन्यादान किया था वो गुंडों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में भी एक गन थी। तभी आदमी ने अपने सर से पगड़ी उतारते हुए कहा, यहाँ किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे भाई को हाथ भी लगाए? तभी उसके पीछे से एक और आदमी निकलकर आया और थोड़ा प्यार से बोला, ब्रो वो हमारा भाई नहीं, हमारी बहन का पति है, मतलब हमारे जीजू है। जिसे सुनते ही पहला आदमी गुस्से में दूसरे आदमी को देखते हुए कहता है, ओ शट अप अमन, मुझे पता है मेरी उससे क्या रिश्ता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी विपिन उनके सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, कौन हो तुम लोग?
जिसे सुन अमन और उसके साथ खड़ा आदमी मुस्कुराया। तभी अमन अपना बोला, क्या चौधरी इतनी जल्दी अपने बाप को भूल गए, ये तो गलत बात है ना। जिस पर विपिन झल्लाते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मुझे मेरी दुल्हन वापस कर दो, वरना। विपिनी की बात सुनते ही मीरा डर गई और उसने दूल्हे को कसके पकड़ लिया। डर के कारण मीरा की आंखें बंद थी। तभी पीछे से किसी आदमी की रौबदार आवाज आई, वरना क्या। आवाज को सुनते ही विपिन अंदर तक कांप गया। तभी बंगले के दरवाजे से काले कपड़े पहने गार्ड्स अंदर आए और विपिन के सारे आदमियों के ऊपर गन तान ली। गार्ड्स को देखते ही विपिन का चेहरा डर से काला पड़ गया। तभी उनके बीच में ब्लैक 3 पीस सूट पहने आकाश बड़ी स्टाइल से अंदर आया। आकाश का ऑरा इतना खतरनाक था कि उसे देखते ही वहां सबकी हालत खराब हो चुकी थी। आकाश चलकर अंदर आया और सामने रखे सोफे पर बैठ गया। आकाश के बैठते ही अमन और उसके साथ वाला आदमी जो कि आदि था, दोनों भी आकाश के पास आकर खड़े हो गए। तभी 2 गार्ड्स विपिन को खींचकर आकाश के पास लाकर उसके पैरों में डाल देते हैं। आकाश को देखते ही वो आदमी डर गया। आकाश कोल्ड आवाज में बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे भाइयों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा। कहते हुए आकाश अपने हाथ में पकड़ी गन को विपिन के सर पर पॉइंट कर देता है। जिसे देख विपिन डरते हुए बोला, मुंह मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये आपके भाई है। अगर मुझे पता होता कि वो आपके भाई है तो मैं उनसे कुछ नहीं कहता। जिसे सुन अमन खुद को देखते हुए धीमे से बोला, इसकी आंखें कमजोर है क्या जो इतने बड़े हटे कट्टे आदमी को नहीं पहचान पाया। जिस पर आकाश बोला, अच्छा तो फिर तूने किससे पूछकर मेरी बहन से शादी करने की हिम्मत की, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। आकाश की बात सुनते ही मानो विपिन के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसका चेहरा डर से काला पड़ चुका था। वो हकलाते हुए बोला, ये लड़की आपकी बहन है। जिस पर सोम बोला, इन दोनों की बहन है और मेरी प्यारी साली। अमन की बात सुन आदि उसे घूर कर देखने लगा। जिस पर अमन बस हंस देता है। तभी आकाश बोला, मैंने कुछ पूछा है। जिस पर विपिन अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बहन है। तभी आदि बोला, आकाश इसको हम बाद में देखेंगे, पहले उनका कुछ करते हैं। इतना बोल आदि मंडप पर खड़े दूल्हे और मीरा को देखने लगा, जहां मीरा अभी भी दूल्हे की बाहों में थी। जिस पर आकाश अपने हाथ से गार्ड्स को इशारा करता है। उसके इशारा करते ही वो विपिन के सारे गुंडों को लेकर चले गए। उनके जाने के बाद अमन चलकर मंडप के पास आते हुए बोला, ओ भाई नीचे उतार दे अब बेचारी को, बहुत झूला झूल लिया उसने। अमन की बात सुनते ही मीरा को याद आया कि वो अभी भी उस अनजान आदमी की बाहों में थी। जिसके याद आते ही मीरा हड़बड़ाकर उसकी बाहों से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। उसे एम्बेरेस फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो भागकर अमन के पास जाकर उसके पीछे छिप गई। तो आगे की कहानी में क्या होगा? आखिर आकाश वहां कैसे पहुंचा? और अब विपिन के साथ के क्या होगा? और आखिर दूल्हे के कपड़े में मंडप में कौन था जिसके साथ मीरा की शादी हुई? और दूल्हे का चेहरा देख मीरा का रिएक्शन कैसा होगा? अमन की बात सुन मीरा को याद आया कि वो अभी भी उस अनजान आदमी की बाहों में थी। जिसके याद आते ही मीरा हड़बड़ाकर उसकी बाहों से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। उसे एम्बेरेस फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो भागकर अमन के पास जाकर उसके पीछे छिप गई। जिसे ऐसे करते देख अमन हंसते हुए बोला, अरे तुम्हें क्या हुआ, अब तुम सेफ हो, और वैसे भी हमारे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। अमन की बात पर मीरा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। मीरा अभी भी सामने खड़े दूल्हे को ही देख रही थी। जिसे देख आदि बोला, अरे तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना ही आदमी है।
आदि की बात सुन मीरा उसे घूरने लगी। जिसे ऐसा करते देख आदि बोला, अरे अब भाई तो सहरा हटा दो, वरना कहीं दुल्हन तुमसे डर के भाग ना जाए। आदि की बात सुनते ही दूल्हा अपने सर से सहरा हटाता है। वहीं मीरा दूल्हे को देखकर शौक में थी, क्योंकि दूल्हा कोई और नहीं बल्कि सोम था। सोम को अपने सामने दूल्हे के कपड़ों में देख मीरा हैरान थी। सोम को सामने देख मीरा का दिल मानो उछलकर बाहर आ जाएगा। मीरा अभी सोच ही रही थी कि तभी अमन की आवाज आई और साली जी, कैसा लगा आपको हमारा दूल्हा? अमन की बात सुन मीरा अपने होश में आई। सोम को अपने सामने देख मीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। मीरा को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी शादी उस ठरकी बुढ़े के बजाय सोम से हो रही थी। वहीं सोम की नज़र भी इस वक्त मीरा पर थी। दोनों को एक दूसरे की देखते देख आदि आकाश के पास जाकर धीमे से बोला, ब्रो मुझे क्या लगता है, दूल्हा और दुल्हन जब सामने ही है तो क्यों ना हम उनकी यहाँ शादी करवा दे। आदि की बात सुनते ही आकाश उसे घूरने लगा, जिसे देख आदि अपनी सफाई देते हुए बोला, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद गुस्सा होना। देखो इस बेचारे ने कितनी मेहनत से इतना सुंदर मंडप सजाया है, इसका खर्चा भी हुआ होगा ना बहुत। कहते हुए आदि की नज़र विपिन के ऊपर थी, जिसे गार्ड्स ने पकड़ रखा था। तभी आदि आगे बोला, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, बेचारे की मेहनत क्यों खराब जाए। अब इसकी शादी तो होने से रही, कम से कम हमारे सोम की ही हो जाए। आदि की बात सुन आकाश खामोश रहा। तभी अमन भी आकाश के पास आगे आकर बोला, हाँ ब्रो, इनका बस 3 फेरे ही बाकी रह गए हैं। वहीं अपनी शादी सोम के साथ की बात सुनते ही मीरा का सर घूमने लगा था। मीरा वॉज लाइक, अरे भाई कोई मुझसे भी तो पूछो मैं क्या चाहती हूँ। सोम जो मीरा के चेहरे को देख रहा था, वो बोला, अगर मीरा इसके लिए तैयार है तो मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। सोम की बात सुनते ही मीरा उसे आंखें फाड़कर देखने लगी। मीरा को भरोसा नहीं था कि सोम ऐसा कुछ भी बोल सकता था। वहीं सोम की बात सुनकर अमन और आदि खुश हो गए। वैसे वो इसलिए भी दोनों की शादी कराना चाहते थे ताकि दोबारा से कोई विपिन जैसा आदमी मीरा को परेशान ना करे। वहीं खड़ा विपिन गुस्से से सोम को देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। तभी आकाश मीरा के पास आया और मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए तुम जो फैसला लोगी वही होगा। आकाश की बात सुनते ही मीरा असमंजस में पड़ गई। वहीं आकाश की बात उसके दिल को छू गई थी, जिसे सुन मीरा इमोशनल हो गई। मीरा सोचने लगी उसे इस शादी के लिए हाँ करना चाहिए ना नहीं। मीरा अभी ये सोच ही रही थी कि तभी पीछे से विपिन की आवाज आई, इसकी शादी मुझसे होने वाली थी, इसलिए ये और किसी से शादी नहीं कर सकती। विपिन को बीच में बोलते देख अमन को गुस्सा आ गया। वो जाकर विपिन को एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है, जब तक तुम्हें बोलने की ना कहा जाए तब तक अपना मुंह बंद करके रखो। वहीं मीरा विपिन को देख रही थी। तब उसे याद आया कि कैसे विपिन और उसके अलावा और भी कई लोग जो मीरा के अकेले होने का फायदा उठाकर उसे परेशान किया करते थे। मीरा अभी ये सब सोच ही रही थी, तभी सोम मीरा के पास आकर उससे प्यार से बोला, अगर तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सोम मीरा की आंखों में देखते हुए सब कह रहा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। मीरा के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। वहीं अमन और आदि मीरा की हाँ का इंतजार कर रहे थे। तभी पीछे से पंडित जी की आवाज आई, यजमान शुभ मुहूर्त के लिए सिर्फ 5 मिनट शेष रह गए हैं। मीरा अपनी आंखें बंद करती है। कुछ देर तक सोचने के बाद मीरा अपनी आंखें बंद किए ही बोली, हम शादी के लिए तैयार है। मीरा की बात सुनते ही आदि और अमन खुशी से एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं।
वहीं सोम के चेहरे की मुस्कान देखने लायक थी। आकाश अभी भी चुपचाप खड़ा था। तभी अमन बोला, अब हमारी गैंग में एक और बढ़ गया। अमन की बात सुन सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे, जिस पर अमन अपने दांत दिखाते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। इतना बोल अमन सोम और मीरा के पास गया और दोनों का हाथ पकड़ उन्हें मंडप की तरफ ले जाते हुए बोला, अरे अब किसका वेट कर हो, जाओ और जाकर शादी का लड्डू खाओ। अमन की बात सुन मीरा नासमझी से बोली, शादी का लड्डू? जिस पर पीछे से आदि बोला, तुम इस गधे की बातों पर ध्यान मत दो, ये ऐसे ही बकवास करता रहता है। जिसे सुनकर सोम की हंसी आ गई, वहीं अमन का मुंह बन गया। अमन सोम को घूर कर देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, जितना हंसना है बेटा हंस लो, बाद तुम्हें रोना ही है। अब अमन ऐसा क्यों बोल रहा था ये आपको आगे ही पता चलेगा। उसके बाद तीनों मिलकर सोम और मीरा की शादी कराते हैं। वहीं विपिन अपनी आंखों से सब होते देख रहा था, जिसे देखकर उसे सबके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था उसकी शादी उसी की आंखों के सामने किसी और से हो रही थी। वहीं मीरा अभी भी थोड़ा परेशान लग रही थी। दोनों की शादी होने के बाद पंडित जी बोले, अब आप दोनों जाकर अपने बड़ों से आशीर्वाद ले। जिस पर मीरा खड़ी हुई और जाकर आकाश के पैर छूने लगी। जिसे ऐसा करते देख आकाश मीरा को उसके कंधे पकड़ रोकते हुए कहता है, बहन की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है। इतना बोल वो मीरा को गले लगा लेता है। वहीं ये सब देख मीरा की आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि आज रूही, वानी और साक्षी के अलावा और एक बड़ा भाई भी मिल चुका था। तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाई हम भी लाइन में खड़े हैं। ये आदि था। आदि की बात सुन के मीरा इसके पास चली गई। वहीं सोम चुपचाप खड़ा देख रहा था। तभी अमन उसके पास आया और धीमे से सोम के कान में बोला, भाई आखिर तूने अपनी ड्रीम गर्ल से शादी कर ही ली। जिस पर सोम कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश था मीर को अपना लाइफ पार्टनर बनाकर। तभी मीरा की नज़र दूर खड़े विपिन पर गई, जो मीरा को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। जिसे देख मीरा डर कर पीछे जाने लगी, लेकिन तभी उसके पास सोम आकर उसे बाहों में लेकर खड़ा हो गया और विपिन को गुस्से में घूरने लगा। वहीं उसके बाद अमन फिर आदि भी मीरा के बगल में आकर खड़े हो गए, जिन्हें ऐसे देख विपिन की हालत खराब हो चुकी थी। तभी उनके पीछे से आकाश आगे निकलकर आया और बोला, अगर तूने अब से मेरी बहन की तरफ अपनी घटिया नज़र से देखा भी तो सोच भी नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या करूँगा। आकाश की आवाज में एक अलग ही रौब था, जिसे सुनकर दुश्मन की रूह तक कांप जाए। उसके बाद आकाश अपने आदमियों से विपिन को वहां से ले जाने का ऑर्डर देता है। उन सब के जाने के बाद वो सब भी घर के लिए निकल गए। इस टाइम मीरा और सोम एक ही काम में थे और दोनों के बीच खामोशी का माहौल था। दोनों को ही बात शुरू करने में हिचकिचाहट हो रही थी। वहीं दोनों चोर नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अमन की आवाज़ आई, वैसे साली साहिबा, मैंने आपसे पूछना भूल गया था, वो लंगूर आपके पीछे क्यों पड़ा था? आवाज़ को सुनते ही मीरा और सोम की नज़र ड्राइविंग सीट पर गई, जिस पर अमन बैठा था। अमन को देख दोनों को याद आया कि अमन भी उन्हीं के साथ था, जो याद आते ही सोम का मुंह बन गया, लेकिन वो मीरा के सामने इसे नहीं जताता। वहीं अमन की बात पर मीरा इसे 1 साल पहले की सारी बात बता देती है। मीरा उदास होकर बोली, बस उसी के बाद से वो हमें परेशान करता था। मीरा की बात सुनकर अमन बोला, तो आपने उसकी पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? जिस पर मीरा बोली, आपको क्या लगता है एक बिजनेसमैन का पुलिस कुछ बिगाड़ सकती थी? मीरा की इस बात पर अमन खामोश हो गया। तभी मीरा बात को बदलते हुए पूछती है, वैसे आपको कैसे पता चला कि हमारा किडनैप हो गया था?
और आपको पता कैसे चला कि हम वहाँ थे? मीरा के सवाल सुनते ही अमन बैक मिरर से सोम को देखकर मुस्कुराने लगा। वहीं सोम मीरा से अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पता ना चले कि उसने मीरा के पीछे अपने गार्ड्स लगाए थे। सोम अभी ये सोच ही रहा था कि तभी मीरा की आवाज आई, उमम तुम्हें ये सब मुझसे अच्छे से तुम्हारा पति, मेरा मतलब सोम बता सकता है। अमन की बात सुनते ही मीरा शांत हो गई। मीरा सोम से बात करने में हेजिटेट कर रही थी या कहे शर्मा रही थी। कुछ ही देर में सभी रघुवंशी पैलेस पहुंच चुके थे। मीरा कार से नीचे उतरी। उसे अंदर जाने में डर लग रहा था। मीरा अपने मन में पता नहीं रूही और बाकी सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मीरा खड़ी ही थी कि तभी सोम उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा देता है और फिर मीरा को अपने साथ लेकर पैलेस के अंदर चला जाता है। मीरा जैसे ही दरवाजे पास पहुंची वो अंदर का माहौल देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई। अंदर पूरा पैलेस सजा था। वहीं दरवाजे पर फूलों से रंगोली बनी थी जिसके ऊपर अक्षत से भरा कलश रखा था। मीरा हैरान होकर सब देख ही रही थी कि तभी उसे एक साथ बोलने की आवाज आई, सरप्राइज, जिसे सुनते ही मीरा अपना सर सामने करके देखती है जहां पर वाणी, साक्षी और रूही खड़ी थी। तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी तीनों चलकर मीरा और सोम के पास आई। तीनों को देखते ही मीरा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मीरा ने सोचा था कि शादी को लेकर तीनों उससे नाराज होगी, लेकिन इसके उलट तीनों बहुत खुश थी। तभी मीरा अपनी रुवासी आवाज में बोली, तुम तीनों हमसे गुस्सा नहीं हो? जिस पर रूही अपने हाथ क्रॉस करके बांध गुस्सा होना का नाटक करते हुए कहती है, हाँ हूँ मैं तुमसे गुस्सा, और थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। रूही की बात सुनते ही मीरा का चेहरा उतर गया। वो रूही को समझाने के लिए जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि तभी रूही आगे कहती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, तुमने मुझसे मेरा हक छीना है। तो आगे की कहानी में क्या होगा? क्योंकि मीरा ने सोम से शादी, और आखिर कैसी होगी इनकी लव स्टोरी, और रूही मीरा से किस हक की बात कर रही थी। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। रूही की बात सुनते ही मीरा का चेहरा उतर गया। वो रूही को समझाने के लिए जैसे ही कुछ कहने वाली थी, तभी रूही कहती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, तुमने मुझसे मेरा हक छीना है। जिसे सुन मीरा परेशान हो गई। रूही को खुद से गुस्सा देख मीरा की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे देख रूही हंसने लगी। रूही हंसते हुए मीरा के पास जाकर बोली, सॉरी बाबा सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन मीरा अभी भी रुवासा सा चेहरा बनाए थी। तभी वाणी रूही को डांटते हुए कहती है, व्हाट इज दिस रूहू, बेचारी मीरा को बिना बात के रुला दिया। जिस पर साक्षी आगे आते हुए बोली, यार आज ही तो उसकी शादी हुई है, कम से कम आज तो उसे परेशान मत कर। जिस पर रूही बोली, ठीक है, तो मैं कल उसे परेशान कर लूंगी। रूही आगे बोली, लेकिन इनसे मैं अपना हक तो लेकर ही रहूंगी। जिस पर पीछे से अमन आगे आते हुए बोला, अरे साली साहिबा, आप किस हक की बात कर रही है? रूही ने कहा, अरे जूते चुराई का हक। अब आपने इनकी शादी करा दी, लेकिन मेरा क्या, मुझे तो मेरा नेग नहीं मिला ना। कहते हुए रूही ने मुंह बना लिया। वहीं बाकी सब रूही की बात सुनकर अपना सर पीट लेते हैं। तभी सोम रूही से कहता है, कोई बात नहीं साली साहिबा, हम आपको अभी नेग दे देते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। सोम की बात पर रूही मीरा को गले लगाते हुए कहती है, मुझे आपसे नेग में ये वादा चाहिए कि आप कभी भी मेरी जान का साथ नहीं छोड़ोगे और उसे हमेशा खुश रखोगे। मीरा की बात पर सोम रूही से वादा करते हुए कहता है, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपकी जान की केयर करूंगा और उसे हर मुसीबत से बचाऊंगा और उसे इतना प्यार दूंगा कि उसे आपकी भी याद नहीं आएगी।
सोम सारी बातें मीरा को देखते हुए कह रहा था, जिसे सुनकर सब खुश थे। वहीं मीरा का पूरा चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो चुका था। बातों के बाद मीरा का गृह प्रवेश हुआ, जिसके बाद बाकी की रस्में हुई, जिनके होने के सभी अपने अपने कमरे से सोने चले गए। वहीं मीरा सोम के कमरे में थी। कमरा सुंदर फूलों से सजा था, जिसे वानी, साक्षी और रूही ने सजाया था। वहीं मीरा बेड पर बैठी नर्वस होकर बैठी थी। मीरा परेशान होते हुए बोली, अब हम क्या करें? मीरा ये सोच ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला, जहां से एक काली परछाई कमरे में अंदर आई। ये सोम था। सोम कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से बंद करता है। सोम धीमे कदमों से मीरा की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं सोम के कदमों की आवाज सुनते ही मीरा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मीरा अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे अपने पास सोम का हाथ आते हुए महसूस हुआ, जिसके एहसास होते ही मीरा ने अपनी आंखें कसके बंद कर ली थी। तभी सोम ने मीरा के सर से उसका घूंघट हटा दिया। जहां सोम देखता है मीरा अपनी आंखें कसके बंद किए बैठी थी। सोम को मीरा इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। सोम मीरा को देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं अब सोम की नज़र मीरा के कपते लाल होठों पर थी, जिसे देख सोम से खुद पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। सोम मीरा को आराम से बेड पर लेटाते हुए खुद उसके ऊपर झुकने लगा। सोम अपनी आंखें बंद किए मीरा के होठों की तरफ झुके जा रहा था। वो जैसे ही मीरा को किस करने वाला था तभी उसे अपने बीच कुछ होने का एहसास हुआ। सोम अपनी आंख खोलकर सामने देख रहा था, जहां मीरा अपने होठों पर हाथ लगाए थी, जिसे देख सोम मीरा का हाथ पकड़ उसे हटाने की कोशिश करते हुए मीरा से कान पास जाकर अपनी कर्कश आवाज में कहता है, जान आज हमारी सुहागरात है, तो क्या तुम चाहती हो मैं हमारे स्पेशल मोमेंट को छोड़ दूं? सोम की बातें सुनते ही मीरा के होश उड़ चुके थे। उसे पता नहीं था कि शादी के बाद क्या होता था, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि वो अभी उन सब के लिए तैयार नहीं थी। तभी सोम मीरा के होठों से इसके हाथ को हटाते हुए उसे बड़े प्यार से किस करने लगा था, जिसके ऐसा करते ही मीरा की आंखें बड़ी हो गई। मीरा खुद को सोम से दूर कर देना चाहती थी, लेकिन उसके दिल के लगे ये गवारा नहीं था। वहीं सोम प्यार से मीरा को किस किए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वानी और आकाश दोनों अपने कमरे थे, जहां वानी अपने दोनों हाथों को क्रॉस किए सोफे पर छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठी थी, जिसे दूर खड़ा आकाश देख रहा था, जो अभी अभी बाथ लेकर बाथरूम से बाहर निकला था। इस समय उसकी बॉडी पर सिर्फ एक सफ़ेद रंग की टॉवल थी और दूसरी टॉवल उसके हाथ में थी, जिससे वो वन बालों को पोंछ रहा था। जैसे ही वानी आकाश को अपने सामने शर्टलेस देखती है तो उसे देखती रह जाती है। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या सोम और मीरा दोनों एक होंगे? और क्या आकाश वानी को मना पाएगा? क्या चल रहा है वानी के दिमाग में? वानी आकाश से गुस्सा होकर बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आकाश की शर्टलेस बॉडी के ऊपर गई, वो एकटक उसे देखने लगी। वानी की नज़र आकाश के सिक्स पैक्स पर थी, जिसे देख मानो वानी का दिल बाहर निकलने को तैयार था। वैसे आकाश पहले भी उसके सामने बिना शर्ट के रह चुका है, लेकिन अब इस कमबख्त दिल को कौन समझाए। वानी को आकाश की रही थी कि तभी आकाश की आवाज़ आए, ऐसे क्या देख रही हो? आकाश डरने का नाटक कर खुद को टॉवल से छुपाते हुए कहता है, कहीं तुम मेरी इज्जत लूटने का प्लान तो नहीं बना रही? आकाश की बात सुनते ही वानी एकदम से चिल्लाकर बोली, व्हाट रबिश, भला मैं अपने ही पति की इज्जत क्यों लूटने लगी, जबकि वो मेरा है। इतना कहते वानी चुप हो गई। 0%
जैसे ही उसे अपनी कही बात का एहसास हुआ, वानी अपने हाथ से अपने मुंह को बंद कर लेती है, जिसे देख आकाश के चेहरे शैतानी मुस्कान आ गई। वहीं वानी मन ही मन खुद को गालियां दे रही थी, जिसे देख आकाश वानी के तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, अभी तुमने क्या कहा? आकाश को अपने नजदीक आते देख वानी हकलाते हुए कहती है, कुकू कुछ तो नहीं। वानी को हकलाते देख आकाश वानी के ऊपर झुकने लगा, जिसे देख वानी बिल्ली के बच्चे की तरह सोफे पर खुद को समेटने लगी। वहीं वानी को परेशान करने में आकाश को मजा आ रहा था। आकाश वानी के करीब हो उसके कान में कहता है, व्हाट हैपेंड जान, क्या तुम शर्मा रही हो? जिसे सुनते ही आकाश की आंखें खुल गई। वानी अपने में बोली, ये कितने बेशर्म हो गए हैं। वानी अभी ये बोल ही रही थी कि तभी आकाश वानी के कान पर बाइट कर देता है। आकाश के ऐसा करते ही वानी के मुंह से चीख निकल गई। वानी आकाश को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहती है, आह आप पागल है क्या? जिस पर आकाश ने वानी को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? आकाश की बातों से वानी को गुस्सा आने लगा था। वानी आकाश को गुस्से में अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, पहले तो आप ना ये जलेबी जैसे बातें घुमाना बंद करिए। कुछ देर शांत रहने के बाद वानी ने आगे कहा, और आपने मेरे कान पर काटा क्यों? जिस पर आकाश अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए कहता है, बस ऐसे ही मेरा मन था। जिसे सुन वानी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आकाश को देख रही थी। तभी आकाश ने कहा, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मेरा मन। कहते कहते आकाश चुप हो गया। जिस पर वानी आकाश से बिल्कुल सामने खड़ी होते हुए कहती है, तो मेरा मन क्या? हाँ। वानी अभी इतना बोल ही पाई थी कि आकाश उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच अपने होठों से इसके होठों को ब्लॉक कर देता है। आकाश की इस हरकत से वानी शॉक थी। इससे पहले वानी कुछ कर पाती, आकाश उससे अलग हुआ और वानी को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले जाकर लेटा दिया। वानी तो बस चुपचाप थी। वानी को लेटाने के बाद आकाश वानी के फोरहेड पर किस करके बोला, रात बहुत हो गई है इसलिए सो जाओ। आकाश जाकर वानी की दूसरी तरफ लेट गया। वानी को ना सोते देख आकाश पीछे से वानी को हग करके बोला, जान सो जाओ, कल ऑफिस भी तो जाना है। इतना कहकर आकाश ने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। वहीं वानी अभी भी कंफ्यूज थी। वानी अपने मन में बोली, मैं इनके साथ क्यों सो रही हूँ, मैं तो इनसे गुस्सा थी। इतना याद आते ही वानी कसम साने लगी। वो खुद को आकाश से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी आकाश ने वानी की गर्दन पर अपने गरम होठ रख दिए, जिसके ऐसा करते ही वानी की मानो सांसें ही रुक गई। अब वानी के गले से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी आकाश की आवाज आई, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो हम बेड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आकाश की बात सुनते ही वानी फौरन बोली, नहीं मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सो चुकी है। कहते हुए वानी ने अपनी आंखें कसके बंद की हुई थी, जिसे देख आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसी मुस्कान के साथ आकाश ने अपने मन में कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें कैसे मनाना है। इतना बोल आकाश वानी को अपनी बाहों में भर के सो गया। वहीं दूसरी तरफ रूही अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का कतरा भी नहीं था। आखिर में थक हार कर रूही बेड पर बैठ गई। रूही खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, यार पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है और कमबख्त नींद है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। कहते हुए रूही बेड से खड़ी हुई। रूही आगे बोली, अब मैं कहाँ जाऊँ, साक्षी और वानी को भी परेशान नहीं कर सकती। क्या मैं मीरा के पास जाऊँ? कहते कहते रूही रुक गई। रूही ने अपने सर पर चपत लगाते हुए खुद से कहा, तू भी ना बिल्कुल डफर है, आज उसकी फर्स्ट नाइट है, तू क्या उसे खराब करेगी?
अब रूही का चेहरा रोने जैसा हो गया था। रूही बोली, मैं क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। रूही ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। रूही खुश होते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गई। वहीं आदि आराम से अपने कमरे में खर्राटे लेकर सो रहा था। तभी कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है, जिसकी आवाज सुन आदि झुंझलाकर नींद में बोला, कौन गधा है जो इतनी रात को चैन से सोने नहीं दे रहा। कहते हुए आदि खड़ी हुआ और अपनी आंख मलते हुए दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोलते ही आदि की नज़र किसी के खिलखिलाता हुआ चेहरा सामने आया, जिसको देखते ही आदि का मुंह बन गया था। आदि अपनी भारी आवाज में बोला, मुझे लग ही रहा था कि इतनी रात को इस उल्लू के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। जिसे सुनते ही रूही का की बन गया। इससे पहले रूही कुछ कहती, आदि उसके पास आया। तो आगे की कहानी में क्या होगा? आखिर कौन आया है आदि के कमरे में? और क्या होगा जब सबको मीरा और सोम की शादी के बारे में पता चलेगा?